हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल, जय रंजीत। साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा। हम कवर कर रहे हैं फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में अब हम आ चुके हैं, हमारा बहुत अच्छा सेक्शन चल रहा है जिसके अंदर हम आ चुके हैं ऑप्टिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्री और मेंस दोनों के लिए, बार बार बोलता आ रहा हूं। ठीक है, और आज हम आ चुके हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आज हम समझने वाले हैं क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, और क्या क्रिटिकल एंगल। आपको दोनों कंडीशन समझनी है कि टीआईआर क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और क्रिटिकल एंगल क्या होता है। ठीक है, तो इसके पहले है ना, आपको पहले की चीज भी समझनी पड़ेगी फिर तो, है ना, पहले की चीज भी आपको समझनी पड़ेगी ना कि क्या होता है। हम सबसे पहले देख ले क्या रिफ्रैक्शन क्या होता है। यदि आप रिफ्रैक्शन देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ये आ जाएगा हमारा नॉर्मल। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ये नॉर्मल है। ठीक है, फिर ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी तो किस तरफ जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसको जाना चाहिए था कैसे, सीधा, लेकिन ये किस तरफ चली जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, लेकिन जब ये किस मीडियम में चली जाएगी, जब ये मीडियम में जाएगी, अगला मीडियम कौन सा होगा, यदि मीडियम कौन सा हुआ रेयर, और इधर कौन सा हुआ डेंसर, डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो ये ब्लू वाला देखिए इंसिडेंट रे तो वही सेम होगी, लेकिन ये जाना चाहिए थी सीधी, लेकिन कैसी निकल जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, जब ये रेयर मीडियम की तरफ जाएगी तो आपको यही चीज याद रखनी है कि जब लाइट रे क्या होती है, जब लाइट रे किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है, ठीक है, तो उसको जाना चाहिए था ऐसा सीधे, लेकिन वो क्या हो जाती है, ऐसी रिफ्रैक्ट हो जाती है, रिफ्रैक्ट होकर अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। इसी कंडीशन को आपको समझना है। ठीक है, इसी कंडीशन को हम समझते चलते हैं और चलते हैं हमारे सुंदर से प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर हम देख लेते हैं और हम यहाँ पर बना लेते हैं एक प्लेन। ठीक है, इसमें ही आपको बार बार मैं समझाते चलूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे का एंगल हम एकदम परफेक्ट रखेंगे। एंगल रखेंगे हम 45 का। कहाँ गया भाई 45 एंगल, ये रहा। ठीक है, उसके अलावा ये हमारा नॉर्मल आ गया, ये नॉर्मल हमारा बन चुका। नॉर्मल को भी हम रखेंगे हमारा वही जैसा हमको पता है। ठीक है, ये इंसिडेंट रे और ये हमारा नॉर्मल, इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। देखिए, अलग अलग सिस्टम में हम इसको समझेंगे। तीन कंडीशन में आपको बताऊंगा और तीनों कंडीशन में यदि लगा तो हम इसके अंदर चौथी कंडीशन भी ले लेंगे। चौथी कंडीशन को भी हम समझा देंगे। ये नॉर्मल और ये नॉर्मल। ठीक, तीनों कंडीशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। चलिए, अब हम सबसे पहले देख रहे हैं किस चीज को, पहला देखना है हमको क्रिटिकल एंगल क्या होता है ना। हम उसी एंगल को देखने के लिए चल रहे हैं कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। ठीक है, तो ये है इंसिडेंट रे, ये हमारी है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे एक पर्टिकुलर एंगल पर है जिसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब लाइट रे हमेशा, ये तीनों जो मीडियम मैंने बनाए तीनों डायग्राम में, ये जाएगी हमारी कौन से मीडियम से, ये मीडियम से जाएगी हमारे रेयर, है ना, रेयर मीडियम से, सॉरी डेंसर मीडियम से, हमारे डेंसर मीडियम से किस में जाएगी, रेयर मीडियम में जाएगी। डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी। अब जैसे इंसिडेंट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, ठीक है, मीडियम में जाती है, तो उसको जाना चाहिए था कैसा, एकदम स्ट्रेट पाथ फॉलो करना चाहिए था, लेकिन वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाती है। वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाती है, और डिफ्लेक्ट होकर अपना क्या कर लेती है, सेक्शन चेंज कर लेती है, और वो कहाँ कहाँ चली जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वो कैसे चली जाएगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल चली जाती है ना। वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल चली गई। व्हाइट रखें, इसको क्या रखें, ब्लैक रखें, नहीं दिखेगा, ब्लू रखें। ठीक है, ये किससे चली जाती है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, सॉलिड कर लेते हैं। ठीक, ये चली गई अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ठीक, आपको समझ में आया कि लाइट रे क्या हो गई, एक मीडियम से आई और रेयर मीडियम में गई तो क्या हो गई, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ये लाइट चली गई, मतलब दूर चली गई। ठीक है, तो यहां पर जो एंगल बना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या था, ज्यादा था। ठीक है, तो आपको यहां पर कंडीशन पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इंसिडेंट एंगल छोटा होगा और रिफ्रैक्शन एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, जैसा मैंने 45 पर इन सबको रखा था, अब हम क्या कर देते हैं, एंगल को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, एंगल को हमने बढ़ाकर कितना कर दिया, हमने एंगल और बढ़ा दिया,
और हमने एंगल थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक है, अभी ये जो एंगल है, इस एंगल को हमने कितना रखा था, 45 डिग्री। ठीक है, अब इस एंगल को हमने बढ़ा दिया और एंगल को हमने बढ़ाकर क्या कर दिया, थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। 45 से हम इसको लेकर 60 डिग्री। ठीक, अब एंगल हमने यहां से बढ़ाकर 60 डिग्री कर दिया। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जैसे ही हमने एंगल को थोड़ा सा बढ़ाकर 60 डिग्री करा तो कंडीशन क्या हो जाएगी कि यहां से जो लाइट रे उसको जाना चाहिए था कैसा, है ना, ऐसा स्ट्रेट पाथ फॉलो करना चाहिए था। इस रे को एकदम स्ट्रेट पाथ फॉलो करना चाहिए था, लेकिन ये लाइट रे स्ट्रेट पाथ फॉलो नहीं करती। ये कैसा पाथ फॉलो करती है, अवे फ्रॉम दी, अवे का पाथ फॉलो करती है, और क्या हो जाती है, और ज्यादा रिफ्रैक्ट हो जाती है, रिफ्रैक्शन का एंगल और बढ़ जाता है। देखिए यहां से रिफ्रैक्शन क्या हो गया, और ज्यादा बढ़ गया, रिफ्रैक्शन एंगल क्या हो गया आपका, और ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, ये हमारा 60 डिग्री हो गया। ठीक है, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, और ज्यादा बढ़ जाता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट के कंपैरिजन में रिफ्रैक्शन एंगल और ज्यादा बढ़ जाता है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल की वैल्यू क्या हो जाती है, और इंक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे आप इंसिडेंट एंगल की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे जैसे आप इंसिडेंट एंगल की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे रिफ्रैक्शन एंगल की वैल्यू क्या होती जाएगी, और ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो अब अगली कंडीशन में जाते हैं कि हमारी लाइट रे ये रही। ठीक है, अब ये जो रे है हम इसका एंगल और बढ़ा देते हैं। ठीक है, हम इसका एंगल और बढ़ा देते हैं और अप्रोक्सीमेटली हम कितने पर ले आते हैं, 75 डिग्री पर ले आते हैं। मान के चलो कि हमने ये जो एंगल है इसको कितना कर दिया, 75 डिग्री कर दिया। इस एंगल को क्या कर दिया, 75 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट एंगल क्या हो गया हमारा, 75 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इस लाइट रे को जाना चाहिए था कैसा, इस लाइट रे को जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में ऐसा। ठीक है, ये लाइट रे क्या होनी चाहिए थी, इस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी, लेकिन ये लाइट रे क्या हो जाती है, और ज्यादा बैंड हो जाती है। ये लाइट रे क्या हो जाती है, और ज्यादा बैंड हो जाती है, और बैंड हो जाने के बाद ये अपना पाथ कैसा फॉलो करती है, ये पैरेलल टू दी सरफेस या फिर पैरेलल टू दी मीडियम, ऐसा बोलेंगे, मीडियम के पैरेलल ये जाने लगती है। ठीक है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये एंगल बना देती है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ठीक है, व्हेन we increase the angle of incidence, when we increase angle of incident, then the refracted radiation form the angle 90 degree from the normal से ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर देती है। तब हम जाकर एंगल ऑफ इंसिडेंट को, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो कितना है 75 डिग्री, इसी एंगल को हम क्या बोल देते हैं, क्रिटिकल एंगल बोल देते हैं। इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। ये तो हमने सिर्फ नोटेशन के बेस पर बोला है, हर मीडियम का अलग अलग होगा, है ना, ध्यान रखिए, हर मीडियम का ये एंगल अलग होगा। बस मैंने एंगल के हिसाब से कि हम एंगल बढ़ा रहे हैं, यहाँ 45 का था, यहाँ 60 का था, और जैसे 75 पर लेकर गए तो क्या हुआ, वो जो लाइट रे थी वो क्या हो गई, सेम प्लेन में, एकदम सेम पैरेलल टू द प्लेन फ्लो होने लगी, है ना, पैरेलल टू द प्लेन जाने लगी। देखिए प्लेन के पैरेलल, देखिए और ज्यादा रिफ्रैक्ट हुई थी, यहाँ पर देखो रिफ्रैक्शन और ज्यादा बढ़ गया था, और रिफ्रैक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो एकदम प्लेन के पैरेलल ही जाने लगी। या फिर ऐसा बोल दो कि हमारे नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करने लगी, है ना, नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करने लगेगी। ठीक है, तो इसी एंगल को क्या बोलेंगे, जिस इंसिडेंट एंगल पर, ठीक है, जिस इंसिडेंट एंगल पर लाइट रे जब रिफ्रैक्ट होती है और वो किसके साथ में, रिफ्रैक्टेड रे जो होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है नॉर्मल से, तो इसी कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, क्रिटिकल एंगल बोल देते हैं। ठीक है, व्हेन लाइट रे फॉर्म 90 डिग्री एंगल, है ना, when the reflected ray form the 90 degree angle from the normal is called the critical angle। ठीक है, और जो इंसिडेंट एंगल होगा, इस इंसिडेंट एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलेंगे ना। यहां पर ये कंडीशन याद रखना कि इंसिडेंट एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोल रहे हैं, है ना, नॉर्मल किसी दूसरी कंडीशन को नहीं बोल रहे, है ना। इंसिडेंट एंगल को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। देखो पहली कंडीशन हमने बोली कि लाइट रे आती है, ठीक है, तो लाइट रे जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। तो एंगल कितने का है, 45 डिग्री का एंगल है, तो थोड़ी अवे जाती है। हम इस एंगल को थोड़ा और इंक्रीज कर देते, जैसे हम इस एंगल को इंक्रीज करते तो क्या हो जाता है, इस एंगल को जैसे इंक्रीज करा तो ये एंगल क्या हो गया, जैसे इंक्रीज करा तो लाइट रे क्या हो गई, और रिफ्रैक्शन और बढ़ गया, क्योंकि ये किस मीडियम में जा रही है, रेयर मीडियम में जा रही है, तो और ज्यादा एंगल इंक्रीज हो गया। देखो यहां पर
जैसे ही हम क्या कर देते हैं, यहां पर लाइट रे को और ज्यादा एंगल पर डालते हैं, मतलब 45 डिग्री बनाते हैं हम। कहां से? ये इस वाले एंगल से हम इसको क्या कर देते हैं 45 डिग्री, मतलब और ज्यादा 75 डिग्री और एंगल बढ़ा देते हैं। तो कंडीशन क्या बन जाती है कि ये लाइट रे और ज्यादा क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, और क्या हो जाती है, जो मीडियम है या फिर जो सरफेस है उसके एकदम पैरेलल ही जाने लगती है। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन आ जाती है, क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है। इसी एंगल को हम क्या बोल देते हैं, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो द एंगल at which the refracted ray form the angle at which the refracted ray form 90 degree angle from the normal is called the critical angle। ठीक है, अब एंगल किसका, इंसिडेंट रे का। ठीक है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट, और डेफिनेशन को और आगे लेके चलते हैं। ठीक है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ये आ गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एट लेवल, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट लेवल at the point refracted ray form 90 degree angle from the normal is called the angle of critical। ठीक है, क्रिटिकल कंडीशंस का एंगल हो जाएगा, जिसमें क्रिटिकल क्यों हो रहा है, ये एंगल क्रिटिकल एंगल क्यों बन रहा है, इसलिए बन रहा है क्योंकि यदि आप 75 से 76 भी करोगे, इस एंगल को थोड़ा सा भी बढ़ाओगे, है ना, इस एंगल को थोड़ा सा भी बढ़ा दोगे, जैसे आपने इस एंगल को थोड़ा सा ही बढ़ा दिया तो ये क्या हो जाएगी, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। सेम मीडियम में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। और आपने 75 से थोड़ा भी एंगल कम करा तो वो कहां आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। मतलब यदि आपने इस कंडीशन को देखो और मेरा हाथ देखो, इस वाले को देख लेते हैं। जैसे आपने इस एंगल को कितना करा, इधर करा, जैसे आपने एंगल 75 से कम करा तो किधर चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। और यदि आपने 75 से एंगल इंक्रीज कर दिया तो किस तरफ हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं क्या, एंगल ऑफ क्रिटिकल। ठीक है, क्रिटिकल एंगल के बारे में देखा कि जैसे जैसे हम एंगल इंक्रीज करते जाते, है ना, जैसे जैसे हम इंसिडेंट एंगल इंक्रीज करते जाते, और इंक्रीज होते होते एंगल जब एक ऐसी क्रिटिकल कंडीशन पर आ जाता है कि उससे और एंगल बढ़ाएंगे, उससे और एंगल यदि हमने इंक्रीज करा तो क्या हो जाएगी, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और यदि हमने उससे एंगल को कम कर दिया तो क्या हो जाएगा, एंगल से कम करा तो हमारे दूसरे मीडियम में इंटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा क्या, क्रिटिकल एंगल। ये आपको समझ में आया होगा। अब यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है उससे ये बहुत 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 छोटा हो जाता है, किसके कंपैरिजन में, हमारे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये एंगल जो हो जाता है बहुत छोटा होकर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल हो जाता 90 डिग्री के। रिफ्लेक्टेड एंगल क्या हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जिस भी एंगल पे हमने प्लेस करा उसके कंपैरिजन में एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पर आ जाएगा। तो ये आप लोगों को क्लियर हुआ। देखो एंगल यहाँ पर क्या होता जा रहा है, इंसिडेंट एंगल छोटा ही होता जा रहा है और रिफ्रैक्टेड एंगल की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये जो हमने समझा ये क्या था हमारा, क्रिटिकल एंगल। ये जो हमने टॉपिक को समझा, ये पॉइंट को जो हमने समझा वो था हमारा क्रिटिकल एंगल। अब हम समझेंगे किसको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए फिर यहीं आ जाते हैं। अब देखो इस कंडीशन के आगे बता रहा हूं, इस कंडीशन के आगे, है ना, ये तीसरा फेज था, तीसरे फेज के आगे हम चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा वापस प्लेन ले आते हैं, जिस प्लेन पर हम है। ठीक है, इसी प्लेन के ऊपर हमारी क्या है, इंसिडेंट रे। ये आ गई हमारी इंसिडेंट रे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी वही दूसरी हमारी रिफ्रैक्टेड रे। ठीक, फिर उसके बाद हम नॉर्मल डाल लेते हैं हमारा, ये नॉर्मल की कंडीशन आ गई। नॉर्मल 90 डिग्री पर ही होता है। तो जब मैं लाइन बनाता हूं तो यहाँ देखा करो, ये एंगल हमारा 90 डिग्री चल रहा है। देखो 90 डिग्री का ये एंगल है, इसको हम कर लेते हैं हमारा ग्रीन, जो हमको पता ही है नॉर्मल हम ग्रीन ही बना रहे हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पर भी एक ले लेते हैं जो हमारे काम आएगा, इसको भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। इसको भी हम यहाँ ले लेते हैं। चलिए अब यहाँ से समझना शुरू करते हैं कि क्या पिक्चर चल रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, यदि हमने इस एंगल को और इंक्रीज करा, यदि हम इस एंगल को बोलते हैं कि हमने इसको क्रिटिकल एंगल तक ले आए, सपोज ये हमारा जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल, ये हमारा एंगल जो हमने माना ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, तो एंगल ऑफ क्रिटिकल, ये क्रिटिकल एंगल हम लेकर आ गए। ठीक है, यदि क्रिटिकल एंगल है तो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन कहां पर है,
रिफ्लेक्टेड रे जो है हमारी यहां पर है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड, ठीक है। तो किसके, सरफेस के एकदम पैरेलल चली जाएगी, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रेडिएशन है, ठीक है। अब यदि इस एंगल को हम मान लेते हैं कि हमने कहां तक बढ़ाया था 75 डिग्री तक, हमने 75 को क्या मान लिया है, हमारा क्रिटिकल एंगल है। यदि इस एंगल से थोड़ा भी एंगल हम इंक्रीज करेंगे, इस एंगल से हम थोड़ा सा भी एंगल इंक्रीज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, हमारे मीडियम में ऊपर की तरफ आ जाएगी, मतलब ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी सेम मीडियम में, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस एंगल को 75 से ज्यादा बढ़ा देते, इस एंगल को हम क्या कर देते, 75 से ज्यादा कर देते। अब होना ये चाहिए था कि हमारे जो रे है वो कैसी जानी चाहिए, ऐसी सीधी जानी चाहिए, ये जो रे है हमारी कैसी जानी चाहिए थी, सीधी, लेकिन ये क्या हो जाती है, ऐसी जानी चाहिए थी, लेकिन ये क्या हो जाता है कि हम क्रिटिकल एंगल से बढ़ा देते हैं एंगल, ठीक है। तो इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन द एंगल ऑफ क्रिटिकल कंडीशन, ठीक है। जब इंसिडेंट एंगल की वैल्यू हम क्या कर देते हैं, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बढ़ा देते हैं, है ना, ये एरो याद रखिए, इंसिडेंट एंगल जिस तरफ मुंह खुला रहता है उस तरफ मतलब बड़ा, जिस तरफ बंद रहता है उस तरफ छोटा, आपने बचपन में देखा होगा, ठीक है। तो इंसिडेंट एंगल की वैल्यू हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं मोर देन क्रिटिकल एंगल, देन दो जो लाइट रे होती है, जो लाइट रे है हमारी वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, किस मीडियम में, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। जैसे ये अभी कहां से जा रही थी, इस वाले मीडियम से जा रही थी, तो देन क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी सेम मीडियम में, ये सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, और सेम एंगल से, सेम मीडियम और सेम एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी सेम पाथ। ठीक, समझ में आया। तो अभी हमने क्रिटिकल एंगल पर रखा था इसको किस पर रखा हमने, अभी क्रिटिकल एंगल पर, तो क्या है, पैरेलल चल रही थी, और जैसे ही हमने क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल करा, इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल, ये है क्रिटिकल एंगल, इस एंगल से थोड़ी और बढ़ा दी, मतलब हमने क्या कर दिया, 80 डिग्री का एंगल कर दिया, ठीक है, 80 डिग्री का एंगल कर दिया, और जैसे ही हमने एंगल को बढ़ाया तो क्या हुआ, लाइट रे सेम मीडियम में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है ना, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, जिस मीडियम में, सेम मीडियम में उसका क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। व्हेन, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डेफिनेशन वाइज सुन लो, व्हेन वी इंक्रीज द इंसिडेंट एंगल मोर देन द क्रिटिकल एंगल, व्हेन वी इंक्रीज क्रिटिकल एंगल मोर देन द क्रिटिकल, सॉरी, व्हेन वी इंक्रीज इंसिडेंट एंगल more than the critical angle, then the light ray reflect back in the same medium with same angle, सेम मीडियम और सेम एंगल, मतलब ये 80 डिग्री है तो देन यहां पर भी एंगल क्या होगा, 80 डिग्री होगा, है ना, दोनों का एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन नहीं है ना, याद रखिएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसी चीज को क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये क्रिटिकल एंगल से, है ना, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा वैल्यू है, जब हम एंगल को क्या बना देते हैं, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बढ़ा देते, ठीक है। जब क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट एंगल ज्यादा बड़ा हो जाता है तो देन क्या हो जाती है, लाइट रे सेम मीडियम में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। इसी फिनोमिना को हम क्या बोल देते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो यहां से समझो आप, है ना, पूरा समझाता हूं क्रिटिकल एंगल तक कैसे पहुंचे। इंसिडेंट रे का एंगल बढ़ाया हमने, कितने, 75 था, 75 से हम इस एंगल को बढ़ाया तो क्या हुआ, थोड़ा सा रिफ्रैक्शन हमने शो करा, ठीक है। फिर इस एंगल को और ज्यादा करा, मीडियम हमेशा डेंसर टू रेयर ही है, डेंसर टू रेयर मीडियम पर ही बात कर रहे हैं हमेशा, ठीक है। तो एंगल हमने इंक्रीज कर दिया 60 डिग्री, 60 डिग्री भी क्या हो गया, थोड़ा सा और ज्यादा रिफ्रैक्शन हो गया, यहाँ पर एंगल और ज्यादा बढ़ गया। अब जैसे ही हम क्या 75 डिग्री के एंगल पर आते हैं तो क्या हो जाते हैं, जैसे हमने 75 डिग्री का एंगल करा तो ये लाइट रे कैसी हो गई, एकदम सेम पाथ में, मतलब उसी पाथ को फॉलो करने लगी। देन हमने नेक्स्ट कंडीशन लेकर आई कि हम क्रिटिकल एंगल पे तो हम ले आए, तो कैसी फ्लो हो रही थी, एकदम पैरेलल, या फिर 90 डिग्री का एंगल बना रही थी, 90 डिग्री किसके साथ में, नॉर्मल के साथ में। और जैसे ही हमने किस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल इंक्रीज करा तो क्या हुआ, लाइट रे सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन यहाँ रिफ्लेक्टिव मीडियम है क्या, नहीं है, मीडियम रिफ्लेक्टिव नहीं है, मीडियम रिफ्लेक्टिव नहीं है, फिर भी लाइट रे क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है सेम मीडियम में। इसी फिनोमिना को हम बोल देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन,
इंटरनली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी सेम मीडियम में। इसी फिनोमिना को बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ये जो फिनोमिना है आपको बहुत जगह दिखाई देता है ना, ये फिनोमिना आपको बहुत जगह दिखाई देता है। इसमें मैं आपको एक और चीज बताऊं कि आपको कहां दिखाई देता है, आपको डायमंड दिखता है ना। आप जब डायमंड को देखते हैं तो डायमंड आपको ऐसा चमकता सा दिखाई देता है, बहुत अच्छी चमक होती है डायमंड में। डायमंड में आपको अच्छी चमक दिखाई देती है, तो वो क्यों दिखाई देती है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। ठीक है, एक लाइट रे इसके अंदर इंटर हुई है ना, कोई सी भी लाइट रे को इसके अंदर इंटर करेंगे तो वो क्या होगी, इस सरफेस से टकराएगी, इस सरफेस से टकराएगी, इससे टकराएगी, इससे टकराएगी, इससे टकराएगी और ये बाहर हो जाएगी। ऐसा, इसको मैं इससे बताता हूं। जैसे लाइट रे क्या है, ये हमारा लाइट रे हुआ जो इंटर करेगा, ये इंटर करा, यहां से टकराया, क्योंकि जो डायमंड है वो कैसी सरफेस है, वो कैसे ट्रांसपेरेंट सरफेस है। लेकिन ट्रांसपेरेंट सरफेस होने के बावजूद भी क्या हो रहा है, उसके अंदर लाइट रे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर चल रही है। ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर जैसे लाइट रे इंसर्ट होती है तो क्या होती है, यहां से टकरा कर इधर जाती है, इधर से टकरा कर इधर, इधर टकराने के बाद इधर वापस निकलती है। ठीक है, इंसर्ट हुई थी इधर से और बाहर निकली इधर से। तो जब हम यहां पर रिसीव करते हैं है ना, जब हमारी आंखों पर ये लाइट पड़ती है तो क्या लगता है हमको, बहुत ज्यादा चमक रहा है यार हीरा, तो जबरदस्त, हर हमेशा एक एक शाइन, एक फ्लैश हमको दिखाई देती है। जब लाइट रे यहां से इंसर्ट होती है, ठीक है, तो वो वापस से इधर उधर इधर सब जगह टकराती है और क्या हो जाता है, हमको रिसीव होती है। ठीक है, तो इसीलिए जो डायमंड है, डायमंड में जो फिनोमिना परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, जो हमको चमकदार दिखाई दे रहा है, तो किसके कारण दिखाई दे रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण चमकदार दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत सारे फिनोमिना, बहुत सारे एग्जांपल्स को यहां पर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स बताऊंगा। देखो, ये तो एक हो गया। जैसे दूसरे एग्जांपल की बात करें, पानी का टब भरा हुआ है, एक पानी का टब भरा हुआ है। जैसे इजी एग्जांपल पहले बता रहा हूं, फिर उसके बाद टफ की तरफ चलेंगे जो एग्जाम में भी बनते हैं। ठीक है, पानी में आप डायरेक्ट ऊपर से देखोगे, ये आपकी आंख है। ठीक है, आप जब डायरेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो क्या होता है, आपको कोई शाइनी सरफेस नहीं दिखाई देती है, आपको सीधे बॉटम दिखाई देता है। आपको क्या दिखाई देता है, सीधे सीधे नीचे की तरफ बॉटम दिखाई देता है। लेकिन जब आप थोड़ा सा एंगल से देखते हैं, जब आप थोड़ा सा एंगल से देखते हैं, ठीक है, आपने थोड़े से एंगल से यहां पर देखा तो क्या दिखाई देता है, आपको थोड़ी सी शाइनी सरफेस दिखाई देती है। सरफेस कैसी होती है, शाइनी होती है। ठीक है, प्लस आपको ये ऊपर की तरफ जो आसमान होता है वो दिखाई दे रहा होता है। यहाँ पर आपको बादल पानी में दिखाई दे रहे होते हैं। पानी की सरफेस कैसी दिखाई देती है, शाइन होती है, चमकदार दिखाई देती है, सिल्वर कलर की दिखाई देती है। आपको ऐसा लगता है कि पानी चमक रहा है, पानी की कितनी अच्छी शानदार चमक है। इट मींस वो चमक नहीं है, क्या है, आपको दिखाई दे रहा है, क्या आसमान दिखाई दे रहा है, आपको ये आसमान दिखाई दे रहा है जो यहाँ पर सरफेस पर बना हुआ है। ठीक है, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, आपसे कोई पूछे पानी चमकता हुआ दिखाई देता है, ऐसे सिल्वर कलर की लेयर दिखाई देती है, तो किसके कारण दिखाई देता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। क्योंकि आप जब नीचे देख रहे हैं तो एंगल किससे है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो ये सरफेस आपको ऐसे शाइन करती हुई दिखाई देगी। आप पानी का गिलास भरें और ऊपर से देखें तो उसमें डीप तक दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही आप उसको सरफेस चेंज कर देते हो आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये दो तीन तो जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो बहुत इजी से है ना। अब मैं आपको चलता हूं कि एक टफ एग्जाम्पल की तरफ, है ना। ये समझने में थोड़ा सा आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, सन है। ठीक है, ये हमारा जो सन है दो पोजीशन पर, 1 और 2, ये दो पोजीशन पर हमारा सन है। अब देखो अर्थ, ये है अर्थ। ठीक, अर्थ का एटमॉस्फेयर लोअर से अपर लेवल की तरफ क्या हो जाता है, रेयर होता जाता है। जैसे ही हम यहां से ऊपर जाएंगे तो ये एटमॉस्फेयर कैसा है, डेंसर है। ये एटमॉस्फेयर डेंसर है, लोअर एटमॉस्फेयर डेंसर है। और जैसे ही हम बाहर जाते हैं तो एटमॉस्फेयर कैसा हो जाता है, रेयर हो जाता है। रेयर मतलब यहाँ पर वैक्यूम ही आ जाता है अल्टीमेटली। तो सबसे रेयर एटमॉस्फेयर कौन सा होता है, वैक्यूम ही होता है। ठीक है, अब लाइट रे आती, सन रेज को देखो, सन रेज कैसी आएगी, सन रेज यहां से एकदम स्ट्रेट आती है, सन रेज यहां से एकदम स्ट्रेट आती है। तो जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करती है ना, जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करती है तो कंडीशन क्या होती है कि वो थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाती है ना। जैसे सनलाइट इंटर करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे ही वो इंटर करती है तो क्या हो जाती है, थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होगी। ये इंटर करी, अब थोड़ा सा डिफ्लेक्शन उसके अंदर होगा, क्योंकि वो किस मीडियम से, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है। किस मीडियम में, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है। तो थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होकर किस तरफ चली जाती है, देखो यहाँ पर ये है हमारा प्लेन, है ना। यहां से समझो
ये है जो सेक्शन जो है ये है प्लेन, ये है हमारा नॉर्मल, इसके ऊपर हमने प्लेस कर दिया नॉर्मल, ये नॉर्मल। ये कौन सी रे बन गई? इंसिडेंट रे बन गई। सन से जो लाइट आ रही है वो कौन सी बन गई? इंसिडेंट रे बन गई। अब सनलाइट जाएगी कैसे? सनलाइट जाएगी किस और जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल के अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि वो रेयर मीडियम से डेंसर में आ रही है, तो किस तरफ जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये थोड़ी सी अंदर आ जाती है। जानी कैसे चाहिए थी? सीधी जानी चाहिए थी, है ना, जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन वो कैसी आ जाती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अब जैसे ही वो इस पॉइंट पर आती है एक और मीडियम चेंज करती है, मतलब एक्सोस्फीयर से आइनोस्फीयर में आई, फिर आइनोस्फीयर से मीजोस्फीयर में आई, मीजोस्फीयर से स्ट्रेटोस्फीयर में। अब स्ट्रेटो से जब जैसे ही वो आखिरी मीडियम में आती है तो कंडीशन क्या बन जाती है? ये बन जाता है हमारा नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल बन गया। अब ये रे आ रही है तो ये कौन सी हो गई? इंसिडेंट रे, ये बन गई। अब जैसे इंसिडेंट रे इस तरफ आती है तो क्या हो जाती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल आती है। ठीक है, अब यहां पर क्या है? यहां पर रिसीवर है जिसने रिसीव कर दिया, मतलब यहां पर हम खड़े हुए, रिसीवर की जगह हम क्या कर देते? इंसान बना देते। ठीक है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये इंसान बना दिया तो ये इंसान यहाँ पर खड़ा हुआ है। अब ये ऊपर की तरफ देखता है तो सन उसको कहां दिखाई देता है? जब हम ऊपर देखेंगे तो आपको तो रे कहां से आती हुई दिखाई दे रही है? ऐसी बैंड होकर इधर आती हुई दिखाई दे रही है। तो अल्टीमेटली आपको सन की लोकेशन क्या दिखाई देगी? आपको सन की लोकेशन यही दिखाई देगी, सन यहां पर है। सन कहां पर है? इस लोकेशन पे। लेकिन सन एक्चुअल में किस लोकेशन पर होगा? सन एक्चुअल में किस लोकेशन पर आपको दिखाई देगा? है ना, ये जो लोकेशन दिखाई दे रही है इस लोकेशन पर सन है। ठीक है, तो सन की रियल लोकेशन कौन सी है? ये है रियल, है ना, और ये है इमेजनरी। तो ये याद रखो, है ना, ये इमेजनरी लोकेशन है। तो ये याद रखो कि जब सन सेट हो रहा होता है तो सन सेट की कंडीशन में जो पैरेलल एटमॉस्फेयर होता है वो सन से लेकर अर्थ की तरफ, सन से लेकर अर्थ की तरफ कैसा होता जाता है? रेयर से डेंसर की तरफ होता है। और रेयर से, देखो, रेयर से डेंसर तो किस तरफ गई? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, फिर यहां पर कौन सा होगा? रेयर से डेंसर, क्योंकि लोअर एटमॉस्फेयर डेंसर है, तो रेयर से डेंसर तो किस तरफ? टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब हम यहाँ रिसीव करेंगे तो हमको अल्टीमेटली दिखाई कहां दे रहा है? तो हमको सीधा ये ब्लैक लाइन जो दिखाई दे रही है, सन यहां पर दिखाई दे रहा है। अल्टीमेटली जो हमको शाम के समय जो लाल सूरज दिखाई दे रहा है वो अल्टीमेटली क्या हो चुका है? सेट हो चुका है। लेकिन हमको कैसा दिखाई दे रहा है? सामने दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो किसके कारण? रिफ्रैक्शन हो रहा है वहां पर। किस कारण से दिखाई दे रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो जो हमको तारे भी दिखाई देते हैं, जो तारा हमको इतनी ऊपर दिखाई दे रहा है वो अल्टीमेटली वो है कहां? यहां पर। जो स्टार्स हमको दिखाई दे रहे हैं, कि हमको वो एक स्टार वहां पर दिखाई दे रहा है, हम जैसे बोले कि हमको एक स्टार इस लोकेशन पे, जैसे मैं बोलूं कि वहां दिखाई दे रहा है, तो अल्टीमेटली वो क्या है? नीचे है। उससे जो लाइट आ रही है वो क्या हो रही है? टोटल इंटरनल सॉरी रिफ्रैक्शन के कारण क्या होती जा रही है? टुवर्ड्स द नॉर्मल जाती जा रही है। जैसे जैसे टुवर्ड्स द नॉर्मल आती जा रही है तो वो कंडीशन बनती जा रही है, और हमको स्टार कहां दिखाई दे रहा है? वहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन को याद रखो कि सन जो सेट हो चुका है वो हमको कहां दिखाई दे रहा है? ऊपर दिखाई दे रहा है, क्योंकि लाइट रे वहां से घूमकर ऐसी रिफ्रैक्शन से आ रही है, जो मैंने आपको एंगल के फॉर्म में बताया। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, दूसरा ये जो होता है, जो एग्जांपल मैं आपको लेने जा रहा हूं अभी, वो किसका है? ऑप्टिकल फाइबर। ये एग्जाम में पूछा जाता है ना। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो किसका बना हुआ होता है? सिलिका का बना होता है। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो किस चीज का बना रहता है? सिलिका का बना रहता है। सिलिका बोल दो, या फिर ग्लास बोल दो, या फिर प्लास्टिक बोल दो। ठीक है, ये डेंसर प्लास्टिक का बना हुआ होता है ना। ये कैसा होता है? ये ऐसे ट्यूब जैसा होता है जो सॉलिड होती है ना। ध्यान रखिए, एक ट्यूब के फॉर्म में होता है जो कैसी होती है? सॉलिड होती है ना, एक सॉलिड टाइप की होती है। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि उसका ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, यहां से बाहर की तरफ इसकी डेंसिटी क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाएगी। सिंपल ध्यान रखना कि उसके जो सेंटर है ना, उसका जो कोर है उसमें डेंसिटी क्या है? ज्यादा है, और बाहर जाते हुए डेंसिटी क्या होती है? कम होती जा रही है। ठीक है, अब इसको याद रखो। ये क्या हो जाता है? जैसे हम किसी लाइट रे को इंसर्ट करेंगे, ये इसका नॉर्मल हो जाता है। लाइट रे को इंसर्ट करना है ना हमको, लाइट रे तो हम इधर बाहर से अंदर की तरफ डालेंगे, तो ये हमारी लाइट रे हो गई, है ना। लाइट रे को हम चेंज कर लेते हैं, हमारी व्हाइट कर लेते हैं। ठीक है, व्हाइट भी नहीं करते, हम पिंक में ले लेते हैं। ये पिंक दिख रहा है इस पे? नहीं दिख रहा है। लाइट रे को हम ले लेते हैं व्हाइट ही, ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, चलो। अब लाइट रे हमारी यहां से इंसर्ट करती है, हमने एक एंगल पर लाइट रे को इंसर्ट करा।
ठीक है। तो लाइट रे जैसे ही अंदर की तरफ जाती है, ठीक है, तो नॉर्मल से किस तरफ जा रही है, देखो ये रेयर मीडियम है, ये तो हमारा एयर है ना, बाहर से हम उसको भेज रहे हैं, और अंदर की तरफ क्या है, डेंसर मीडियम। ये मीडियम जो है वो कैसा है, डेंसर मीडियम है। जैसे ही लाइट रे यहां से इंसर्ट करती है, तो वो लाइट रे जो इसकी सरफेस पर इंसर्ट होगी, है ना, जो लाइट रे इसकी सरफेस पर इंसर्ट होगी, ऐसा टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। सबसे पहले तो देखो लाइट रे यहां से इंसर्ट हुई, फिर उसके बाद टूवर्ड्स द नॉर्मल गई, और यहां पर ये जो एंगल बनेगा, ये बनेगा क्रिटिकल एंगल। यहां पर जो बनेगा एंगल क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल होगा, तो देन ये लाइट रे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, यहां पर भी जो एंगल बनेगा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा का एंगल बनेगा, है ना, जो एंगल बनेगा जो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, देन यहां से भी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। यहां पर जो एंगल बनेगा वो भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा ही होगा, तो देन यहां से भी रिफ्लेक्ट बैक, यहां से रिफ्लेक्ट बैक, यहां और फिर देन यहां से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और यही क्या है, हमारा ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर एक क्या है, एक ऐसा फाइबर है जो किसके ऊपर वर्क करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर वर्क करता है। किसके ऊपर वर्क करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो किस चीज की बनी रहती है, सिलिका, या तो बोल दो ग्लास, या तो बोल दो प्लास्टिक, सिलिका, ग्लास या फिर प्लास्टिक की बनी हुई एक डिवाइस होती है। ठीक है, जो एक फाइबर के फॉर्म में होती है, उसकी डेंसिटी चेंज होती रहती है अंदर की तरफ। ठीक है, अलग अलग टाइप के फाइबर होते हैं, वो हमारा कम्युनिकेशन वाले में हम देखेंगे। ठीक है, टेक वाले में हम इसको बताएंगे कि कितने टाइप के फाइबर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के फाइबर होते हैं। ठीक है, तो जब इसके अंदर लाइट रे इंसर्ट होती है तो रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है। ठीक है, डेंसर में जैसी होती है तो यहां पर क्या हो जाता है, ये मीडियम रेयर है ना, बाहर की तरफ मीडियम क्या रेयर है, और अंदर का मीडियम कैसा है, डेंसर है। ठीक है, तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाने की कोशिश करती है, तो वैसे ही क्या हो जाती है, टोटल इंटर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल हो जाता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसमें हो जाता है। तो इसके अंदर कंटिन्यूअसली हर पॉइंट पर देखो, हर पॉइंट पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, हर पॉइंट पर। और ये जो हमारा हो जाता है, यहां से हमारा जो सेक्शन है, ये सिग्नल ट्रांसमिट करा, यहां से सिग्नल ट्रांसमिट करा, और यहां पर सिग्नल क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा, है ना, सिग्नल ट्रांसमिट करा, यहां पर रिसीव हो जाएगा। तो लाइट को हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते ना, लाइट को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे हम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एक बहुत अच्छा मीडियम है जो कम्युनिकेशन के लिए हमारे लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, तो लाइट रे बहुत तेजी से ट्रांसमिट होती है, और बहुत तेजी से ट्रांसमिट होकर कहां रिसीव हो जाती है, हमारे इस सेक्शन पर लाइट रे रिसीव हो जाती है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कौन बेस्ड होता है, हमारा बेस्ड हो जाता है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर क्या है, हम यहां से देख रहे हैं, ह्यूमन आई का है, यहां पर हम यहां से देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, जो पानी के अंदर पड़ा हुआ है, ये क्या है, वाटर बॉडी। ठीक है, तो जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ तो कहां पर है, यहां पर, सॉरी, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ कहां पर है, यहां पर है, लेकिन लाइट रे कैसी हो रही है, बैंड हो रही है, क्योंकि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रहे हैं, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रहे हैं, तो लाइट रे कैसी हो जाती है, थोड़ी सी बैंड हो जाती है, इट मींस टुवर्ड्स द नॉर्मल चली जाती है ना, जानी चाहिए थी लाइट रे को सीधा डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन ये किस तरफ चली जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल चली जाती है। ठीक है, प्लस ये जो बेस है हमको सिक्के का जो बेस है हमको थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। आपको ऐसा लगता है कि सिक्का थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन जैसे ही आप अंदर की तरफ हाथ डालते हो तो सिक्का बहुत डेप्थ में होता है। ठीक है, तो जो आपको सिक्का नीचे पड़ा हुआ दिखाई देता है ना, पानी के बेस में बहुत नीचे पड़ा, सॉरी, बेस में नीचे पड़ा हुआ है, लेकिन वो उठा हुआ दिखाई देता है। तो सिंपल सी बात करें कि हमको जो कॉइन है, कॉइन का बेस थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, वो किसके कारण दिखाई देता है, हमारे रिफ्रैक्शन के कारण हमको दिखाई देता है। ठीक है, फिर उसके बाद वाटर सरफेस हमको रिफ्लेक्टिव दिखाई देती है, किसके कारण दिखाई देती है, रिफ्लेक्टिव सरफेस या शाइनी सरफेस दिखती है वाटर की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण हमको दिखाई देती है। या फिर हम किसी रॉड को पानी में इंसर्ट करते हैं, किसी रॉड को पानी में इंसर्ट करते हैं, तो पानी में वो रॉड कैसी दिखाई देती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है, बैंड दिखाई देती है। तो हमको क्यों दिखाई दे रही है वो रॉड बैंड, इसीलिए दिखाई दे रही है क्योंकि उसके अंदर रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, क्योंकि ये कैसी हो जाएगी, अंदर की तरफ चले जाएगा, तो आपको रॉड आपकी कैसी दिखाई देगी, थोड़ी सी बैंड दिखाई देगी, और थोड़े से एंगल पे इंसर्ट करना, सीधी इंसर्ट करेंगे तो दिखाई नहीं देगा। तो जैसे ही ये वाटर का सरफेस है, और जैसे ही आप इसके अंदर इसी रॉड को इंसर्ट करेंगे, तो आपको कैसी दिखाई देगी, वो थोड़ी सी बैंड दिखाई देगी। इस प्रैक्टिकल को आप घर पर कर देख सकते हैं। एक सिक्के को पानी में पटक दे, यानी एक बाल्टी के अंदर पटक दे, ठीक है, उसमें साइड से देखो उसको थोड़ा सा, ठीक है, जैसे हम साइड में से एंगल बनाकर देख रहे हैं, तो ऐसा देखेंगे तो आपको सिक्का पहले ही दिखाई देगा यहाँ पड़ा हुआ, ऐसा लगेगा थोड़ा सा ऊपर है।
ठीक है। लेकिन आप एक रॉड को अंदर डालते हैं पानी के अंदर तो कैसा दिखेगा, वो कैसे दिखेगी, वो थोड़ी सी बैंड दिखाई देगी। या फिर एक बाल्टी के अंदर आप पानी को धीरे से मग्गे को ऐसा अंदर डालते हैं तो मग्गा आपको छोटा सा दिखाई देता है ना, छोटा सा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये एंगल ऐसा बन गया है ना, रिफ्रैक्टेड एंगल आपका क्या है, छोटा है, इसीलिए पानी के अंदर आपको ऐसी चीजें दिखाई देती है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया रिफ्रैक्शन के, है ना, ये किसका एग्जाम्पल था, रिफ्रैक्शन का, कि हमको एक रॉड मुड़ी हुई दिखाई देगी, फिर उसके बाद हमको सिक्का ऊपर दिखाई देगा, ये रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताया कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किस पर बेस्ड होता है, वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर बना होता है, सिलिका, ठीक है, ग्लास का, फिर उसके बाद प्लास्टिक का बना हुआ होता है। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि स्टार, ठीक है, स्टार जो होता है अपनी लोकेशन से क्या होता है, थोड़ा सा नीचे होता है, या फिर कोई सन जो होता है वो अपनी लोकेशन से नीचे होता है। जैसे शाम के समय आपको जो लाल सूरज दिखाई देता है वो अल्टीमेटली सनसेट हो चुका है, लेकिन हमको जो ऊपर दिखाई दे रहा है वो किसके कारण दिखाई दे रहा है, रिफ्रैक्शन के कारण दिखाई दे रहा है। रिफ्रैक्शन के, ये भी रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल हो जाता है ना, ये भी रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल हो गया, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल हो गया। सरफेस आपको शाइनी दिखाई देती है पानी की, इसलिए वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल के बेस पर आप बात करें, है ना, जितने एग्जाम्पल आप देखेंगे उतना ज्यादा आपको ये चीजें समझ में आएगी। तो ये हमारा सेक्शन था किसका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को याद रखना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके एग्जाम्पल। ठीक है। उसके अलावा एक और मैं चीज आपको बता देता हूं, ठीक है, एक और चीज, जैसे आप रोड पर जाते, ठीक है, ये सरफेस है, ठीक है, आप रोड पर आप जब जा रहे हैं, है ना, बाइक पर जाते हैं या फिर कार में जाते हैं, बस में जाते हैं, ठीक है, तो आप इस बस में यहां बैठे हुए, ठीक है, बस की छत पर आप बैठे हुए, अब जब यहां से आप रोड को देखते हैं, रोड पर देखते हैं, तो रोड आपको बहुत शाइनी दिखाई देती है, रोड पर ऐसा लगता है कि आपको पानी पड़ा हुआ है, रोड पर आगे की तरफ पानी पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही आप उस लोकेशन पे पहुंचते हैं तो आपको पानी नहीं दिखाई देता। वो पानी क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो आपके देखने का एंगल है, ये जो एंगल है ना, ये सरफेस हो गई, ये प्लेन हो गया, ये आपके देखने का जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है। इंसिडेंट एंगल जो है आपका वो क्या है, क्रिटिकल के कंपैरिजन में ज्यादा है। ठीक है, आपका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के कंपैरिजन में बड़ा है। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा एंगल, इंसिडेंट। क्रिटिकल एंगल ये छोटा हो जाता है क्रिटिकल एंगल, और आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल क्या है, इंसिडेंट एंगल है, और क्रिटिकल एंगल मान लो यहाँ पर है, ठीक है, उससे आपका एंगल क्या हो गया, बड़ा हो गया। ये हमारा नॉर्मल है, यहाँ नॉर्मल आ जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर क्या दिखाई देने लगती है, ऊपर का आसमान ही दिखाई देता है, नीला आसमान आपको दिखाई देता है ना, नीला आपको आसमान दिखाई देता है। ठीक है, तो आप जब सड़क पे चलते हैं तो आपको यहाँ पर मिराज दिखाई देती है, मिराज, है ना, मतलब सड़क पे चमकता हुआ हिस्सा दिखाई देता है। ठीक है, तो वो चमकता हुआ हिस्सा या फिर ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ पानी पड़ा हुआ है, तो वो क्यों दिखाई देता है, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा होता है। अब इसके पीछे कारण क्या है, इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखने के पीछे कारण क्या है, इस कारण को भी जान ले, है ना, ये कारण हम बता देते हैं। देखिए, सरफेस, गर्मी का मौसम है, अच्छी अच्छी लगती हुई गर्मी पड़ रही है, तो कंडीशन ये हो जाती है कि सरफेस क्या है, हॉट है, हॉट सरफेस है, तो नीचे का मीडियम कैसा होता है, रेयर होता है, लोअर मीडियम क्या होता है, रेयर होता है, और ऊपर जाते हुए मीडियम क्या होता है, डेंसर होता है। ठीक है, क्योंकि नीचे की सरफेस गर्म होगी और एयर क्या होगी, एक्सपांड होगी। एक्सपांशन में पहले ही बता चुका हूं, एयर एक्सपांशन, सब एक्सपांशन के बारे में बात करें तो एयर हमारी क्या हो जाती है, लोअर एरिया में रेयर हो जाती है। इसमें सरफेस का प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है, सरफेस का प्रेशर कम होता है। ठीक है, और ऊपर की तरफ जाते हुए क्या हो जाती है, एयर डेंसर होती है। अब आप इस मीडियम से देखना शुरू करते हैं। ठीक है, यहां से आपने जब देखना शुरू करा, है ना, यहां से आप जैसे ही देखना शुरू करते हैं यहां से, तो आप किस मीडियम में जा रहे हैं, आप जा रहे हैं डेंसर मीडियम से रेयर की तरफ। जितना सरफेस के पास जाएंगे मीडियम उतना ज्यादा रेयर हो जाएगा, अप टू डाउन मीडियम कैसा होता जाएगा, रेयर होता जाएगा, रेयर मीडियम होता जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा, ये प्लेन बना, ये नॉर्मल बना। ठीक है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल आपकी रे चली जाएगी, फिर यहां पर आपकी रे पहुंची, फिर यहां से क्या हो गई, फिर और अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो गई, फिर ऐसे 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 होते हुए आपको क्या दिखेगा, आसमान दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, अब जो मिराज है, मिराज के पीछे दिखने का कारण क्या है, यहां पर दो कारण आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ऐसा भी पूछा जा सकता है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही आपको मिराज, या फिर इसको हिंदी में बोले जाए तो इसको बोलते हैं मृग मरीचिका,
है ना, इसको भी याद रखें। मृग मरीचिका मतलब मृग जब ऐसा भटक जाता है रेगिस्तान में, ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि रेगिस्तान में जब मृग भटक जाता है तो उसको दूर दूर पानी दिखाई देता है, तो वो पानी के पीछे दौड़ता है, और पानी के पीछे दौड़ता है, वहां जाके दौड़ता है तो वहां पानी नहीं मिलता, फिर वहां जाके दौड़ता है तो वहां भी पानी नहीं मिलता है, वहां दौड़ता है तो पानी नहीं मिलता, तो उसको पानी नहीं मिल रहा होता है और वो ऐसा दौड़ता रहता है और वो मर जाता है पानी की तलाश में, इसलिए इसको क्या मृग मरीचिका या फिर मिराज बोला गया है। इसको क्या बोला गया? मिराज। तो पहला कारण क्या हो सकता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है, ठीक है। दूसरा, यदि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यदि आपको नहीं दे तो ऐसा बोल सकता है कि लोअर एटमॉस्फेयर का प्रेशर टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है, और उसका प्रेशर क्या होता है? लो होता है। ऊपर का एटमॉस्फेयर क्या होता है? डेंसर होता है। तो जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इंसर्ट करती है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इंसर्ट करती है, तो टू अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना, लाइट रेस कैसी जाती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और अवे जाती जाती इतनी अवे हो जाती है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही हो जाता है। लाइट रे अवे जाती हुई इतनी ज्यादा अवे हो जाती है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही हो जाता है, और आपको यहाँ से आसमान दिखाई देता है, और उसी चीज को हम समझ बैठते हैं कि पानी भरा है, ठीक है, और वो पानी क्या होती है? उसी सेक्शन को, उसी रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं मिराज, ठीक है, उसी सेक्शन को हम क्या बोलते हैं? मिराज। एक और एग्जाम्पल पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, जैसे आप पोलर रीजन में, है ना, एक माउंटेन यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, आप पोलर रीजन में, कहां पर? पोलर, ठीक है, पोलर रीजन में है, ठीक है, और इस तरफ क्या बना हुआ है? एक इग्लू। इग्लू समझते है ना, एस्किमो इसके अंदर रहते हैं, ये उनका घर होता है। एस्किमो के घर को क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं, ठीक है। ऐसा बर्फ का बना हुआ एक घर रहता है छोटा सा, बीच में एक पहाड़ी है। अब यदि टेम्परेचर सरफेस का लो है, यदि सरफेस टेम्परेचर लो है, तो देन क्या होगा? प्रेशर हाई होगा, मतलब लोअर एटमॉस्फेयर कैसा होगा? डेंसर होगा। लोअर एटमॉस्फेयर डेंसर होगा, ये डेंसर है, ये डेंसर है, देन ऊपर जाते हुए क्या हो जाएगा? रेयर हो जाएगा। ये डेंसर और देन ऊपर जाते हुए रेयर, ठीक है। तो अब आपने जब आसमान में देखा, जब आपने यहां से आसमान में देखा, तो कंडीशन क्या बनेगी आपके लिए? ऊपर जाते हुए एटमॉस्फेयर कैसा हो रहा है? रेयर होता जा रहा है। ऊपर जाते हुए एटमॉस्फेयर कैसा हो रहा है? रेयर। जैसे ही आपने ऊपर की तरफ देखा तो एंगल क्या बना? यहां पर ये नॉर्मल बना दिया, ठीक है। तो डेंसर से रेयर, मीडियम कैसा हो रहा है? डेंसर से रेयर। जाना चाहिए थी वो लाइट रे को ऐसा, लेकिन किस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सॉरी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई। अब यहां पर फिर एक नॉर्मल बन गया, यहां पर फिर एक नॉर्मल बन गया, ठीक है। जैसे ही नॉर्मल यहां पर बना तो क्या है? ये डेंसर है और ये रेयर है। यहाँ पर इसके लिए ये डेंसर था और ये रेयर था, पहले ही बता दिया कि ऊपर जाते हुए रेयर होता जा रहा है एटमॉस्फेयर। तो डेंसर से रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, देखो और अवे हो गई, ठीक है। और जैसे ही ये इसके पास पहुंचती है तो यहां से जाकर आपको क्या दिखाई देता है? ये इग्लू यहाँ पर कैसा दिखाई देगा? यहाँ पर आप ऊपर देख रहे हैं तो आप देख किस तरफ रहे हैं? ऊपर की तरफ। तो आपको ऐसा इग्लू जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ ऐसा लटका हुआ दिखाई देगा, ऐसा बहुत हल्का सा, बहुत ब्लर इमेज आपको ऐसी दिखाई देती है पोल्स पर, है ना। तो ये क्या है? इमेजनरी, ये इमेजनरी और ये है रियल। इसी से कभी कभी जब आप ऐसे पोलर रीजन में भटक जाते हैं तो ऐसा माउंटेन्स के ऊपर और ऐसा ऊपर वाले रीजन में देखा जाता है। हो सकता है कि यहाँ पर कोई छोटी सी सिटी हो और आप सिटी से कुछ किलोमीटर दूर ही फंस गए हो, तो आप जैसे ऊपर देखेंगे तो आपको एक सिटी का जो होगा व्यू दिखाई देगा। यहाँ पर एक हल्का सा बहुत ब्लर एक व्यू दिखाई देगा, तो इससे आपकी जान बच सकती है। और यदि आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है तो आप हॉरिजॉन्टल देखकर ढूंढोगे नहीं किसी चीज को, कैसा ढूंढोगे? पोलर रीजन में ऐसा ऊंचा देखकर ढूंढोगे, ऊपर। तो आपको किसी न किसी सिटी या कोई घर होगा या छोटा सा इग्लू बना होगा या फिर यहाँ पर लोग रहते होंगे तो उनकी लोकेशन, या फिर यहाँ पर कोई फॉरेस्ट होगा जिसमें आप खाना पीना लेकर बच सकते हैं, तो उन चीजों से आपको ये चीजें बचा लेगी। तो मिराज, ठीक है। और फिर पोलर रीजन में आपको उल्टा इग्लू दिखाई देता है, इन्वर्टेड इग्लू आपको माउंटेन से ऊपर की तरफ दिखाई देता, तो इट मींस माउंटेन के उस पार की चीजें हमको यहाँ से ऐसी दिखाई देती है ना, ऐसा, क्योंकि लाइट रे अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, उसके बेस पर हमको ये चीजें दिखाई देती है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो यही था हमारा क्या? क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यदि आपको ये चीजें समझ में नहीं आती है ना, तो इसको आप बार बार देखें, इन चीजों को क्या है, बार बार देखें। एक दो बार लेक्चर देखेंगे, दिमाग में ऐसी बस जाएगी, है ना, कि आपको दूसरी बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑप्टिक्स उठाओगे ही नहीं जब भी एग्जाम आएगी, ठीक है। तो आप 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर ऐसे ही बना दोगे। नॉर्मल पूरे ऑप्टिक्स से कुछ भी आ जाता है वो आपके लिए नॉर्मल ही बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां तक था हमारा क्या?
ऑप्टिक्स का एक हिस्सा, आगे हम बढ़ेंगे कुछ डेफिनेशन वाइज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, फिर आगे हमको मिरर देखना है, आगे हमको लेंस देखना है, जो और भी बड़े बड़े हिस्से हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्टिक्स से रिलेटेड। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय श्री महाकाल, जय रंजीत, बने रहिए साइंस के प्लेटफॉर्म के साथ में। मेरा नाम है अंकित बिंजवा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।